Good afternoon to everyone. Fifth semester में ये आपका DSC का पेपर है, समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये पेपर मुख्यतः सिलेबस आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने शो कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो आप अभी सिलेबस को सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि सिलेबस के बारे में, इस पेपर के नेचर के बारे में, और ये पेपर बेसिकली बेस्ड किस पे है इसकी थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ कर ली जाए। तो समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया, भी इससे पहले के सेमेस्टर्स में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी पढ़ा। ये मुख्यतः ये पेपर जैसे विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस और सामाजिक आंदोलन, मुख्यतः इस पेपर में अगर आप सिलेबस भी देखेंगे और नाम में भी देखेंगे पेपर के, तो दो पार्ट है, 2 पार्ट्स ऑफ इन दिस पेपर। फर्स्ट पार्ट इज, पहला भाग है विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा भाग है सामाजिक आंदोलन। और आपके क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इन दोनों सेक्शन से, विकास की प्रक्रिया से भी और सामाजिक आंदोलन से भी। तो आप दोनों सेक्शन, एक यूनिट तो 4 ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला भाग है विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस, और दूसरा भाग है सामाजिक आंदोलन, वो भी स्पेशली समकालीन भारत में। समकालीन भारत कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत ने विकास की प्रक्रिया को अपनाया। मेरी वॉइस क्लियर है ना? आप सारे लोग सुन रहे हैं? कोई एक स्टूडेंट यस कर दे। यस सर। ओके, गुड। समकालीन भारत में यहाँ कहने का मतलब है कंटेम्प्रेरी इंडिया की स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस प्रकार के विकास के मॉडल को फॉलो किया, और उस विकास के मॉडल को फॉलो करने के बाद किस वर्ग को, किस सोसाइटी को, कितने लोगों को उसका फायदा मिला, और जिनको फायदा नहीं मिला या सीमित मात्रा में फायदा मिला, और उस विकास प्रक्रिया से जो लाभान्वित नहीं हुए, उनके जो आक्रोश की भावना है वो सामाजिक आंदोलन के रूप में उदित हुई। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के द्वारा, भारत द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस, जो विकास की प्रक्रिया फॉलो की गई, उसमें समाज के सभी वर्गों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए जो वर्ग संतुष्ट नहीं हुए, वो वर्ग अपने बात को आंदोलन के माध्यम से व्यक्त किए। इसीलिए इस पेपर का नाम है भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन। जैसे इस पेपर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार ने विकास की प्रक्रिया के तहत एक कृषि लॉ, फार्मिंग लॉ बनाया, कृषि कानून बनाया, लेकिन कुछ लोग, कुछ वर्ग, किसानों का कुछ समूह या जो भी लोग इससे सहमत नहीं हुए, वो आंदोलन करने लगे। और ये चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है, इसलिए इस पेपर का नाम है। मतलब आज तक की घटनाएं भी, जैसे विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है कि गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, पॉलिसी बनाई जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में और ग्रोथ हो, सरकार का ये एम है। लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। तो दोनों पार्ट, दोनों इशू इसमें इंटर रिलेटेड है, और उसी कंटेक्स्ट में इस पेपर को आपको समझना है। सरकार जो पॉलिसी लाती है, स्पेशली आर्थिक विकास को लेकर के, एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विकास के कौन कौन से मॉडल होते हैं आपको पता है? विकास के मॉडल, डेवलपमेंट प्रोसेस में डेवलपमेंट मॉडल, किसी एक भी मॉडल का नाम बता दें आप। चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को म्यूट रखेंगे, कोई अनम्यूट नहीं करेगा जब तक उसे क्वेश्चन न पूछना हो।
मैंने आपसे पूछा कि डेवलपमेंट का कोई एक मॉडल बता दें और भारत में किस डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो किया गया, विकास की कौन सी प्रक्रिया होती है। वेलफेयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आंसर आया। जनरली 2 ही मॉडल होते हैं पूरी दुनिया में, तीसरा मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है। 2 मॉडल में एक पूंजीवादी मॉडल होता है, कैपिटलिस्ट मॉडल होता है, और समाजवादी मॉडल होता है। ये मिक्सचर है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया गया, ठीक है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों फॉलो किया गया, पूंजीवादी क्यों नहीं फॉलो किया गया, समाजवादी क्यों नहीं फॉलो किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कितना बेनिफिट हुआ, तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्यों फॉलो किया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है क्या, ठीक है। उससे पहले सिलेबस आपको बता देते हैं कि आपके सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। आप समझ गए होंगे कि इस पेपर में क्या है। डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी विकास की प्रक्रिया भारत ने अपनाया, उस विकास प्रक्रिया को बताना है, उसके बेनिफिट को बताना है, और उसके बाद उसका रिएक्शन सामाजिक आंदोलन के रूप में बताना है। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में टोटल 4 यूनिट हैं आपके। 4 यूनिट में आप 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला 3 यूनिट, फर्स्ट 3 यूनिट related with development process and last unit related with social movement, especially based on social movement। तो आप कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया या ये पेपर वैसे मुख्यतः 4 यूनिट में और मुख्यतः 2 भागों में। 4 यूनिट में 3 यूनिट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, विकास प्रक्रिया से रिलेटेड है, और चौथा यूनिट अलग हटके है, सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। पहले यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट इज स्वतंत्र भारत में विकास, डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र भारत में, मैंने कहा समकालीन भारत का मतलब यहाँ ये है कि हम स्वतंत्रता के बाद जिस विकास के मॉडल को अपनाए हैं। स्वतंत्र भारत में विकास में आप देखेंगे राज्य और नियोजन, पहला इसमें यूनिट है स्टेट एंड प्लानिंग। स्टेट एंड प्लानिंग का मतलब ये होता है, राज्य और नियोजन का कंटेक्स्ट ये है कि राज्य विकास की प्रक्रिया में, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, पूंजीवाद अभी आपको और आगे बताएंगे, कि राज्य की भूमिका मिनिमल होती है, बहुत कम होती है, सीमित होती है। राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, आर्थिक व्यवस्था बाजार आधारित होती है, तो राज्य का रोल कम होता है। वहीं समाजवादी मॉडल में सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाता है। तो भारत के संदर्भ में जो फर्स्ट चैप्टर है स्वतंत्र भारत में विकास, फर्स्ट चैप्टर में आप ये देखेंगे स्टेट एंड प्लानिंग, राज्य का नियोजन प्रणाली में विकास की प्रक्रिया में क्या भूमिका है, क्या संबंध है और किस प्रकार का संबंध है, उसका क्या प्रभाव है। दूसरा चैप्टर फर्स्ट यूनिट में है उदारीकरण और सुधार, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। जैसे 1991 के बाद हमने जिस विकास की प्रक्रिया को अपनाया था, उस विकास की प्रक्रिया जब पूर्णतः या अंशतः सफल हुई तो सरकार को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को बदलते हुए देख करके 1991 में भारत सरकार ने भी लिबरलाइजेशन किया और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। तो वो भी एक चैप्टर है, क्योंकि एक मेजर रिफॉर्म होता है 1991 के बाद, तो वो भी दूसरा चैप्टर है फर्स्ट यूनिट मीन्स स्वतंत्र भारत में विकास, स्वतंत्र भारत में विकास की प्रक्रिया। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, स्टेट एंड प्लानिंग, राज्य और नियोजन, उदारीकरण और सुधार, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, उसके क्या डायमेंशंस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट, ये सारी बात। सर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। जो स्टूडेंट्स अपना माइक ऑन रखेंगे उन्हें मैं डिलीट करा दूंगा प्लीज। इसलिए अगर क्लास लेनी है तो आप अपना माइक तभी अनम्यूट करें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप ऑन ही नहीं कर पाएंगे। मैं इस क्लास को मीटिंग मोड से चेंज करा के लेक्चर मोड में कर दूंगा, फिर आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, केवल सुनेंगे। ठीक है, मीटिंग मोड में केवल मेरी क्लास हो रही है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं,
इसलिए अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो इस क्लास को भी मैं लाइव करा दूंगा, आप केवल सुनेंगे, बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्लास में माइक को जरूर आप म्यूट रखें, माइक ओपन न कर, माइक ऑन न करें, ठीक है। अगर आप लोग शांति से नहीं लेंगे तो फिर लाइव लेक्चर जाएगा, फिर आप सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। इसलिए आप शांति से सुने। जब आपको क्वेरी में 5-10 मिनट लास्ट में आपको दूंगा, जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट होगा, मैं क्लियर करूंगा। और केवल इसी पेपर से रिलेटेड नहीं, मैं एसओएल में ही हूँ, मैं एसओएल का ही टीचर हूँ, इसलिए आपको और भी जो इश्यूज होंगे उस क्वेरी को भी मैं रिजॉल्व करूंगा। इसलिए आप केवल सुने, क्वेरी एक साथ करेंगे, बीच में माइक अपना म्यूट रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो फर्स्ट यूनिट जो स्वतंत्र भारत में विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस, स्टेट एंड प्लानिंग, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म। इसमें हम प्लानिंग कमीशन से लेकर के नीति आयोग तक उसका रोल क्या रहा है, प्लानिंग कमीशन क्या था, नीति आयोग क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इन सारी बातों का डिटेल से अध्ययन करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट आपका जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड यूनिट है, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक में 3 मेजर सेक्टर होते हैं। कृषि प्राइमरी सेक्टर, कृषि में, दूसरा उद्योग, तीसरा सर्विस सेक्टर। इसमें मुख्यतः जो फोकस किया गया है, 2 सेक्टर को फोकस किया गया है, कृषि और उद्योग को। तो पहला जो यूनिट था वो ये था ओवरऑल मॉडल के रूप में, राज्य की भूमिका और डेवलपमेंट प्रोसेस। सेकेंड यूनिट जो है वो अर्थव्यवस्था के जो 2 प्रारूप होते हैं, कृषि और उद्योग। तो इसमें दूसरा जो यूनिट है वो आधारित है औद्योगिक विकास की रणनीति का सामाजिक संरचना पर प्रभाव। जैसा कि आप अगर कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि विकास का मतलब ये होता है कि औद्योगिक विकास, विकास का मीनिंग ये होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहा है कि नहीं, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। तो एक दूसरा जो यूनिट है उसी पे आधारित है कि हमारे औद्योगिक विकास की क्या रणनीति रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और उसका जो स्ट्रेटजी रही है गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के। आप देखेंगे कि भारत के कुछ राज्य में बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, कुछ राज्य में एक भी उद्योग नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, जैसे बिहार हो गया। कुछ राज्य में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो एक असमान विकास, बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जो औद्योगिक विकास की रणनीति सरकार ने अपनाई, उसका हमारे सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, सोशल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा यूनिट है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड। नॉट ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो सरकार की रही है। जैसे नेहरू ने बड़े बड़े इंडस्ट्री पे, जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नेहरू ने जो है बड़े बिग इंडस्ट्री पे जोर दिया, बड़े बड़े डैम पे जोर दिया, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि बहुत बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो उससे गरीबों तक भी उसका फायदा पहुंचेगा। तो जो औद्योगिक विकास की रणनीति अपनाई गई है, वो रणनीति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, और उस रणनीति में हम जो चैप्टर देखेंगे उसमें मैंने बताया कि भारत ने जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, पूंजीवादी और समाजवादी या निजी और सार्वजनिक, उन दोनों सेक्टर्स को पूर्णतया न अपनाते हुए दोनों को मिक्स्ड कर दिया। तो मिक्स्ड दो इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ना है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, जैसे 1991 के बाद लिबरलाइजेशन किया गया स्पेशली इंडस्ट्री क्षेत्र में, जिस प्रकार उसका संगठित और असंगठित मजदूरों पर उसका प्रभाव, जो लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ा। जिसे आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की कोई वो नहीं होता है, कभी भी प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है अपने वर्कर्स को बाहर कर देते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी उन्हें नहीं है, कोई उस तरह के स्कीम का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये देखना हमें। फिर ये भी देखना है कि नव मध्यम वर्ग का उदय, न्यू मिडिल क्लास, इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो सेकेंड यूनिट में हम ये भी देखेंगे कि भारत में मध्यम वर्ग, आपको पता ही है कि भारत में मध्यम वर्ग प्राचीन काल से ही है और मध्यम वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ मध्यम वर्ग हमें नहीं पढ़ना है,
यहां पढ़ना है न्यू मिडिल क्लास, इमरजेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास में कौन से लोग आते हैं? जैसे शहरों में, ऑफिस में या उद्योग में, या यहाँ जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, आप देखेंगे सुबह अपने जो है कुछ लोग कार से, कुछ लोग मेट्रो से अपना टाई और ड्रेस पहन के व्हाइट कॉलर पीपल बोलते हैं, इंग्लिश बोलना उन्हें आता है। ऐसे लोग जो स्पेशली जो शहरी अर्बन एरियाज में हैं और ऐसे कॉल सेंटर से लेके ऐसे सेक्टर में जॉब करते हैं, और उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया 1991 के बाद? न्यू मिडिल क्लास तो था इंडिया में, उन्हें उस कैटेगरी में रखा गया न्यू मिडिल क्लास। जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, जॉब है, पूरी फैमिली, उससे क्या इंपैक्ट, उसका उदय कैसे हुआ और उसका क्या इंपैक्ट है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के इस चैप्टर में। तो फर्स्ट यूनिट स्वतंत्र भारत में विकास, सेकेंड यूनिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। थर्ड यूनिट जो इस पेपर में है, तीसरा, जैसे विकास में मैंने बताया आप लोगों को कि औद्योगिक विकास, उसके बाद भारत कृषि प्रधान देश है, तो तीसरा जो यूनिट है वो विकास में कृषि विकास रणनीति से जुड़ा हुआ है। एग्रेरियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कृषि विकास रणनीति और उसका सामाजिक संरचना पर प्रभाव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर। कृषि विकास की रणनीति, जैसे अभी आप, मैंने एग्जांपल दिया शुरू में कि गवर्नमेंट ने एमएसपी को के कंटेक्स्ट में, स्पेशली मंडी के कंटेक्स्ट में नया 3 जो कानून लाया उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, आंदोलन भी चल रहा है पिछले 1 साल से। तो उस समय नेहरू से लेकर के अभी तक कृषि विकास की क्या रणनीति रही है और उसका सोशल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है। ये क्योंकि कृषि एक मेजर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जहां पहले अराउंड 65 to 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। करीब 65 से 70% लोग जो है कृषि व्यापार से या कृषि उत्पादन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो सरकार की पॉलिसी और उसका प्रभाव बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण पहलू है। तो थर्ड यूनिट संबंधित है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? भूमि सुधार, जैसे आपको पता है कि इसमें चैप्टर में ये भी है, सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव, जो सोशल स्ट्रक्चर, आपको पता है लैंडलॉर्ड सिस्टम था भारत में, अभी भी है, जमींदारी, फ्यूडल, कुछ ही लोगों के पास जमीनें थी, लैंड था, बाकी लोग मजदूर थे। तो जो संविधान का लक्ष्य है समानता, स्पेशली आर्थिक सामाजिक समानता, वो समानता तो तभी पूरी होगी जब आर्थिक उत्पादन के जो साधन है, जैसे भूमि हो गया, उस पे सबका समान नियंत्रण हो या सबके समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म चलाया कि जिसके पास ज्यादा जमीनें हैं वो लेकर के गरीबों में या मजदूरों में या जिनके पास नहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इसको लेकर के कृषि विकास में, कृषि में डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का। इसको लेकर सरकार ने लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किया 1950 से ही। फिर एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, वह था ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कृषि विकास के चैप्टर में हम पढ़ेंगे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, और तीसरा इसमें पढ़ेंगे, जैसे आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में जैसे हरित क्रांति के बाद एक मेजर चेंजेज आया, धीरे धीरे हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए, न केवल आत्मनिर्भर हुए बल्कि हम निर्यात भी करने लगे, एक्सपोर्ट भी करने लगे। लेकिन 1990 के दशक के बाद जब से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आप ये देखेंगे कि किसान आत्महत्या बहुत तेजी से कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्पादन की कमी नहीं है लेकिन उसके बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट में, 1990 के दशक से कृषि संकट। 90 का दशक इसलिए क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत सरकार की जो नीति है वो लिबरलाइज हो गई, मार्केट ओरिएंटेड होने लगी।
जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में ऊपर हम लोगों ने देखा। तो यहाँ स्पेशली मेंशन है 1990 के दशक से कृषि संकट और इसका भारतीय किसानों पर इसका प्रभाव। सरकार इतनी सारी पॉलिसी लाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कर्ज भी माफ कर देती है, लोन वेव कर देती है, लेकिन उसके बाद भी किसानों की जो कृषकों की आत्महत्या है वो रुक नहीं रही है। और आज से नहीं, 1990 के दशक के मतलब 1990 के बाद से ही। तो एक पूरा चैप्टर है और इसी चैप्टर में जो अभी तक का किसान आंदोलन है वो सब भी आ जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले बार भी आए, वो कृषि आंदोलन से जुड़ा हुआ आया है। कृषि आंदोलन अलग से भी है सामाजिक आंदोलन में, और कृषि मुद्दा यहाँ भी है। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें दो इशू रेज होंगे, तैयार होंगे, एक तो कृषि आंदोलन और कृषि एक विषय के रूप में। तो दोनों इनडायरेक्टली आपको आंसर में कृषि मुद्दा भी दिखाएंगे और कृषि आंदोलन भी दिखाएंगे। तो थर्ड यूनिट कृषि विकास की रणनीति से संबंधित है। तो प्रथम 3 यूनिट मैंने आपको बताया, ये डेवलपमेंट पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ यूनिट मैंने बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट है, या इस पेपर को हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। पहला पार्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, दूसरा पार्ट सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्यों? विकास की प्रक्रिया में मैंने स्टार्टिंग में कोट भी किया कि जब सरकार की विकास की जो प्रक्रिया है, विकास का जो मॉडल है, इस पेपर में हमें वो पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसमें सामाजिक आंदोलन भी क्यों पढ़ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस विकास की प्रक्रिया को, जिस डेवलपमेंट प्रोसेस को सरकार ने फॉलो किया, उसके बाद सोसाइटी का, यहाँ के नागरिकों का क्या रिएक्शन रहा, और जो डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो, कामगार हो, कृषक हो, औद्योगिक मजदूर हो, जनजाति हो, दलित हो, महिलाएं हो, इन पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक विकास का, आर्थिक विकास की रणनीति का। उस प्रभाव को एनालिसिस करने के लिए जो लोग सेटिस्फाई हैं वो आंदोलन नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति रतन टाटा, अंबानी, बिरला, ये लोग कभी आंदोलन कर रहे हो कि सरकार हमें ये कर दे। आपने जब भी देखा होगा तो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, जनजाति आंदोलन कर रहे हैं, दलित आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विकास का लाभ, या वो विकास की प्रक्रिया, वो विकास का प्रोसेस, वो विकास का मॉडल जो भारत सरकार ने अपनाया, वो विकास का लाभ उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए इस पेपर में यह भी शामिल किया गया है कि उसका रिएक्शन किस रूप में हुआ? सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ। और सामाजिक आंदोलन के रूप में हुआ इसलिए सरकार ने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन भी किया जिससे इस वर्ग को लाभ हो। आंदोलन में हमें कौन कौन से, अब इसमें यह भी देखना है कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार का होता है, नव सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। इसमें मुख्यतः जो आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे वो है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय, कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट्स, वर्कर मूवमेंट्स, दलित मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट एंड सिविल राइट मूवमेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी का पेपर है, राजनीति, आर्थिक राजनीति का पेपर है। इसमें राजनीति भी है क्योंकि सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन सरकार के आर्थिक नीति से संबंधित ये पेपर है, तो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का पेपर है। लेकिन ये पेपर भारत पे बेस्ड है, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की गई है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस की बात की गई है, और साथ में उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उस संदर्भ में सामाजिक आंदोलन की चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है जो है ये, और स्पेशली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें ये इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों में ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। तो आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे और रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत फायदा भी होगा और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे भी। हाँ, बशर्ते कि थोड़ा सा अगर आपके पास बुक और कंटेंट कुछ चीजें हो, ध्यान से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितना टाइम है उसी टाइम में मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर किया जा सके।
अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। क्वेश्चन दोनों सेक्शन से आते हैं, मैंने कहा 2 सेक्शन है इसमें, फर्स्ट 3 यूनिट और लास्ट चौथा यूनिट। आप सामाजिक आंदोलन ही तैयार कर लें तो 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके केवल 1 यूनिट से होता है सामाजिक आंदोलन, और 2 क्वेश्चन होता है केवल प्रथम ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट से स्वतंत्र भारत में विकास। तो आप सामाजिक आंदोलन भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही 1 यूनिट से मिल जाएंगे। तो अगर 6 क्वेश्चन पेपर में अभी जैसा आ रहा है तो 2 क्वेश्चन केवल सामाजिक आंदोलन से, बाकी 4 क्वेश्चन ऊपर के 3 यूनिट से, मतलब 3 यूनिट से 4 क्वेश्चन और 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन। इस तरह का जो अभी तक का मॉडल रहा है आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न का। इसके लिए आप जैसे स्वतंत्र भारत में विकास की जो प्रक्रिया है, प्रॉपर कोई बहुत ऑथेंटिक बुक नहीं आप उस तरह है, इसमें बहुत सारे इशूज हैं, जैसे सामाजिक आंदोलन की अलग किताब है, आर्थिक विकास की अलग, इकोनॉमी की भी किताब है, लेकिन एक टेक्स्ट बुक के रूप में या कह सकते हैं कि एक हेल्पिंग बुक के रूप में एक किताब है जो आप हिंदी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यही सेम किताब है, सेम सिलेबस पे है, डॉक्टर अभय प्रसाद सिंह की, केवल एक ही बुक है, बाकी हिंदी में, इंग्लिश में भी है, बाकी कोई बुक वैसे नहीं है। आप रीडिंग देख सकते हैं, कुछ रीडिंग अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। हाँ, क्लास अगर आप रेगुलर करेंगे तो मैक्सिमम इसको हम डिस्कस कर देंगे, हम लोग आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम न हो। तो ये था सिलेबस आपका और ये पैटर्न है एग्जाम का, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर चैप्टर वाइज, या अब आप सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप 1 मिनट 2 मिनट में पूछ सकते हैं, फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सिलेबस में कोई बात समझ में नहीं आई, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक? हिंदी और इंग्लिश। सर, फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सिर्फ डीयू की तरफ से दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है क्या? अब एसवेल के सिलेबस में और डीयू रेगुलर कॉलेज के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, वहां भी सेमेस्टर है, एसवेल में सेमेस्टर है, पेपर सेम बनता है, सब कुछ सेम है। आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप केवल यहाँ क्लासेस कम होती हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, बाकी एवरीथिंग सेम लाइक दैट, रेगुलर कॉलेज, रेगुलर सिलेबस, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर पैटर्न, वो सब कुछ एज इट इज है जैसे रेगुलर कॉलेज में है, वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन पेपर होगा। और सर एक बार बुक का नाम रिपीट कर देते हैं। बुक के नेम में एक और किताब है, जैसे किसी ने कोट भी किया है, लेकिन उसमें शुरू के 2 चैप्टर दिए गए हैं केवल। बिपिन चंद्रा की है स्वतंत्र आजादी के बाद का भारत, वो इंग्लिश में है, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस करके किताब है बिपिन चंद्रा की, उसमें 2-3 चैप्टर है, लेकिन वो चैप्टर कॉन्सेप्चुअल हैं, और उसको पढ़ के आपको पहले और लैंड रिफॉर्म 3-4 चैप्टर उसमें मिल जाएंगे, यूनिट नहीं चैप्टर मिल जाएगा, और वो भी किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी अगर आपको सिलेबस एक जगह चाहिए एक बुक में, तो वो एक ही बुक है, वो है डॉक्टर अभय प्रसाद सिंह, ठीक ठीक किताब है, आप उससे एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप बिपिन चंद्रा से 2-3 चैप्टर पढ़ सकते हैं, और अच्छी बुक्स पढ़ना है तो फिर वो इंग्लिश में है, और फ्रांसिस फ्रैंकल की बुक है इंडियन इकोनॉमी, और प्रभात पटनायक के आर्टिकल है, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं बहुत सारी बुक्स, लेकिन कोई पूरे सिलेबस पे नहीं है, इंडियन इकोनॉमी पे है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की किताब है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आज अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस के बाद स्वतंत्र भारत में विकास।
जो आपका पहला चैप्टर है डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर राज्य और नियोजन, स्टेट एंड प्लानिंग। सेकंड चैप्टर उदारीकरण और सुधार, लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इस राज्य और नियोजन को पढ़ने से पहले विकास की प्रक्रिया को समझ लेते हैं और विकास की प्रक्रिया के दोनों के थोड़े से उसके मेरिट और डिमेरिट पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो विकास के मॉडल होते हैं, विकास की प्रक्रिया होती है। सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली विकास की प्रक्रिया को 2 भागों में, 2 प्रकार की विकास की प्रक्रिया, वैसे एक गांधीवादी एक थर्ड मॉडल भी है और इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल भी फॉलो किया या गांधीवादी मॉडल भी है थर्ड में। लेकिन दुनिया में एक्सेप्टेड जो मॉडल हैं या दुनिया के देश जो मॉडल फॉलो करते आए रहे हैं वो 2 ही मॉडल हैं। एक है पूंजीवादी विकास डेवलपमेंट प्रोसेस, कैपिटलिस्ट मॉडल, सेकंड सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल की जब हम बात करेंगे, जैसे भारत का एग्जांपल दें कि भारत सोशलिस्ट है कैपिटलिस्ट है, ये चर्चा आगे करेंगे। पहले डेवलपमेंट प्रोसेस को हम देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट मॉडल जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो भी मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सोशलिस्ट मॉडल में आप कहेंगे रशिया है, चाइना है, क्यूबा है, इस तरह के देश सोशलिस्ट पैटर्न या सोशलिस्ट मॉडल में ये सारे देश आते हैं। कैपिटलिस्ट मॉडल की जो मुख्य विशेषता होती है, पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया किस पे आधारित होती है? अगर पूंजीवादी मॉडल को बताना हो तो 1-2 पॉइंट अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? पूंजीवादी प्रक्रिया, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, पूंजीवाद किस पे आधारित होता है? पूंजीवादी में सब कुछ प्राइवेट होता है। हाँ, क्या होता निजी है? हाथों में सारी चीजें होती हैं। अच्छा, निजी हाथों में होती है, ठीक है, वेरी गुड। यस सर। पूंजी में कुछ व्यक्तिगत या समूह, क्या सर पूंजी में कुछ व्यक्तिगत समूह के हाथ में हो सकती है, क्योंकि सरकार जन कल्याण हेतु फायदे नहीं। सर जो उद्योग वगैरह होते हैं वो ज्यादातर निजी हाथों में रहते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में कम चीजें होती हैं पूंजीवाद में। राज्य के हाथ में नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट हाथों में होती है। ये बात तो और लोगों ने बता दी, ठीक है, वेरी गुड। उद्योगपतियों के हाथ में रहता है बाजार, मार्केट की अगर बात करें, सरकार के पास या जो राज्य है उसके पास लिमिटेड पावर रहती है। ठीक है, इसको इस शब्दों में अगर हम कहें तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है, ठीक है। और अभी आप लोग जो मेन फीचर से पूंजीवाद का वो नहीं बता पाए हैं। मैं बता देता हूं, ठीक है। पूंजीवाद का जो विकास मॉडल, ठीक है, इसमें पहला जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट, आपने बता दिया राज्य की भूमिका मिनिमम होती है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। लेकिन जिस सिद्धांत पर पूंजीवाद काम करता है, पूंजीवाद आधारित होता है कंपटीशन पे, प्रतिस्पर्धा पे। किस पे आधारित होता है? प्रतिस्पर्धा पे। और प्रतिस्पर्धा किस लिए? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। पूंजीपति या जैसे आपने कहा निजी व्यक्ति अगर उद्योग लगाएगा तो क्या चाहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो इतनी फीस क्यों रखती हैं? उतनी ही फीस रखती है जिससे उन्हें फायदा हो। लेकिन गवर्नमेंट की संस्था, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज क्या होते हैं? गवर्नमेंट उसका फंड करती है, वहां फायदा नहीं देखा जाता, वहां लोगों का वेलफेयर देखा जाता है। तो प्राइवेट स्पेशली पूंजीवादी जो मॉडल है वो 2-3 बातें ध्यान रखिए, मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, प्रतियोगिता आधारित कॉम्पिटिटिव बेस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट जहां चाहिए होगा वहां गरीब, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो कहीं भी ओपन हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वहीं खुलेंगे जहां उसको लाभ होगा। अगर लाभ नहीं होगा तो बंद कर देगा, लोग पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। तो पूंजीवादी जो विकास का मॉडल है प्रतिस्पर्धा आधारित है, लाभ आधारित है, मार्केट आधारित है, प्रतियोगिता आधारित है,
और ये इसमें राज्य की भूमिका मिनिमम होती है। अब सब कुछ अगर भारत के इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, 1947 के बाद भारत 1947 में स्वतंत्रता मिलती है भारत को। भारत अगर उसके बाद ठीक है, जैसे 1991 के बाद भारत अपने मार्केट को ओपन कर दिया या लिबरलाइज कर दिया है, अगर 1950 में ही 1947 के बाद ही भारत अपने मार्केट को ओपन कर देता, लेकिन ओपन नहीं किया। क्यों नहीं किया? भारत सरकार को कुछ लगाना भी नहीं पड़ता, दूसरे देश के उद्योगपति आते, यहाँ निवेश करते, फायदा लेते, भारत का विकास भी होता। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? व्यापार करने, और भारत पे क्या करने लगे? शासन। भारत अपनी स्वतंत्रता को, अपनी व्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को दोबारा गिरवी या दोबारा परतंत्र होते नहीं देखना चाह रहा था, जिसको आप नवोपनिवेशवाद कहते हैं। अगर हम दोबारा से वही गलती करते, अपने मार्केट को ओपन कर देते, पूंजीवादी व्यवस्था अपना लेते, तो शायद अब तक इंडियन इकोनॉमी पे मल्टीनेशनल कंपनीज का ही कब्जा होता। तो भारत ये भी नहीं चाहता था कि दोबारा से जो है वो स्थिति नहीं लाना चाहता था। और पूंजीवाद के लिए ये भी चाहिए कि पूंजीवाद में अभी भारत की वो स्थिति नहीं थी कि पूंजीवादी मॉडल को फॉलो करे, क्योंकि हमारे संविधान में लक्ष्य क्या है? सामाजिक आर्थिक समानता, सोशल वेलफेयर। और वो तभी हासिल हो सकता है कि जब सरकार, क्योंकि पूंजीपति गरीबों की मदद नहीं करेंगे, वो केवल लाभ कमाएंगे। तो भारत की जो परिस्थिति, जो एक मॉडल होता है पूंजीवादी, जो इस पे आधारित होता है, भारत सरकार ने उस समय इस पे भी क्यों नहीं अपनाया, इसको और डिटेल से हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा जो मॉडल होता है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में क्या होता है कि सब कुछ, एवरीथिंग कंट्रोल एंड मॉनिटर बाय द स्टेट, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में। वर्ड तो ये है सामूहिक नियंत्रण, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, लेकिन कलेक्टिव ओनरशिप के नाम पर अर्थव्यवस्था, बाजार, सभी पे किसका नियंत्रण होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य का नियंत्रण होगा तो राज्य को विद्यालय भी बनाने पड़ेंगे, राज्य को कॉलेज भी बनाने पड़ेंगे, राज्य को हॉस्पिटल भी बनाने पड़ेंगे। एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड होगा राज्य के ऊपर। तो राज्य क्या करेगा? उसके लिए राज्य को क्या, राज्य के पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो सब कुछ राज्य करे, या सब कुछ राज्य के नियंत्रण में हो, या राज्य द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था का संचालन हो, पूंजीपति नहीं, सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में हो, उस तरह का जो मॉडल होता है, मींस एक लाइन में आप कह सकते हैं राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को समाजवादी मॉडल, और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मॉडल। सिंपली वी कैन से दैट, आप कह सकते हैं एक लाइन में, राज्य नियंत्रित, राज्य संचालित अर्थव्यवस्था समाजवादी। लेकिन मैंने कहा कि राज्य सभी कुछ करेगा तब जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे, और अगर सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो बाजार में कंपटीशन में वही लोग टिक पाएंगे जो लोग उसको compete कर पाएंगे, जो लोग कैपेबल होंगे, जिनके पास पैसा होगा। तो भारत, ये दोनों मॉडल भारत सरकार, ऐसा नहीं कि उस समय भी स्वतंत्रता के पहले से राजगोपालचारी जो एक इकोनॉमिक्स के रूप में भी अपने डेवलपमेंट मॉडल को, उन्होंने उसी समय पूंजीवाद का सपोर्ट किया था। उस समय एक अलग मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था जो 91 के बाद भारत ने अडॉप्ट भी किया। वो तभी चाहते थे कि मार्केट पे छोड़ दिया जाना चाहिए, बहुत सारे निवेशक आएंगे, भारत का विकास होगा। लेकिन उस समय गांधी जी का अपना अलग मॉडल था, और उस समय तो 1947 में गांधी थे भी, लेकिन भारत ने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, दोनों मॉडल को, ऐसा नहीं कि दोनों को इग्नोर कर दिया, कोई तीसरा, दोनों को मिक्स्ड कर दिया। और मिक्स्ड करने के पीछे की जो हिस्ट्री है और जो फैक्टर्स हैं, मिक्स्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी चर्चा अभी आगे और डिटेल से जब ये चैप्टर स्टेट एंड प्लानिंग में करूंगा। आज केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी का या इस पेपर का, इसलिए कुछ चीजें बहुत डेप्थ में मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसको आगे हमें डिस्कस करना ही है।
तो विकास की प्रक्रिया में जैसे 2 स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, पूंजीवादी विकास प्रक्रिया, उसके अपने फीचर्स होते हैं, उसकी अपनी मेरिट होती है। मेरिट ये होती है जैसे पूंजीवादी विकास मॉडल से क्या फायदा होता है, जरा ये कहा, क्योंकि आप लोग इसी दौर में रह रहे हैं और देख रहे हैं, पूंजीवाद से आम आदमी को क्या फायदा होता है, केवल एक आंसर है। पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया से क्या क्या मेरिट है उसकी? सर लोगों को जॉब का अवसर मिलता है, रोजगार का यस सर। रोजगार ज्यादा का उपयोग अवसर मिलता है। जी 1 by 1। सर पूंजीवादी से लोगों को रोजगार का ऑप्शन ज्यादा मिलता है। पूंजीवादी से कम समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं, जैसे कि समाजवादी जो विचारधारा या प्रक्रिया है विकास की, उसके तुलनात्मक रूप से। सर इसका आजकल का ऑनलाइन, सर जैसे ऑनलाइन या ई कॉमर्स जो है इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। नहीं, ऑनलाइन ठीक है। देखिए, सबसे एज ए नागरिक जो बेनिफिट है, मेरिट है, नागरिकों को एज ए कंज्यूमर आपको चॉइस मिल गई है। आप एयरटेल यूज करें, आप वोडाफोन यूज करें, पहले केवल MTNL या BSNL था, वो सर्विस अच्छी नहीं देते थे, तो नागरिकों के पास चॉइस बढ़ जाती है और मार्केट में कंपटीशन होता है तो कुछ चीजें सस्ती भी मिल जाती है और निवेश भी होता है, रोजगार भी बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये होता है कि समाज डिवाइड हो जाता है, या तो अमीर या तो गरीब में। आपके पास चॉइस तो है, लेकिन आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो उस कंपटीशन में, जैसे इन्होंने कहा ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही, ऑनलाइन ट्रेडिंग कौन कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास स्मार्टफोन होगा। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो भारत में जहां लिटरेसी रेट 70 सालों में अभी हम 75% लिटरेसी रेट है और महिलाओं की तो 60% अराउंड है, 64, उस देश में आप, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके, तो इसको उस वे में समझना है। तो पूंजीवादी और समाजवादी जो दोनों मॉडल हैं, उस दोनों मॉडल को इंडिया ने प्योरली या पूर्णतः एडॉप्ट न करते हुए दोनों के कुछ अच्छी बातों दोनों को मिक्स करने का मतलब है कि जो आम जनता के कल्याण से जुड़े हुए विषय हैं उसका संचालन राज्य सरकार करेगी, राज्य करेगी, और जो उपभोक्ता की वस्तु है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए या निजी हाथों में। तो सार्वजनिक और निजी दोनों का मिश्रण इंडियन इकोनॉमी में इसीलिए किया गया क्योंकि उस समय जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, उस कंडीशन को देखते हुए वो बेहतर विकल्प था। इसलिए भारत सरकार ने या भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया। तो दोनों मॉडल जो पूंजीवादी और समाजवादी, क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं? सर मुझे एक डाउट है। जी सर मेरा ये डाउट है कि जो पूंजीवादी प्रक्रिया होती है विकास की, उसमें जो मिडिल क्लास वर्ग होता है वो नहीं रह जाता है, उसमें सिर्फ गरीब और अमीर में ही बंट जाता है समाज। हाँ, तो इसमें डाउट क्या है सर कि मध्य वर्ग रहता है या नहीं रहता है? मध्यम वर्ग, जैसे भारत जैसे देश में मध्यम वर्ग एग्जिस्ट करता है, लेकिन मध्यम वर्ग आगे चल के धीरे धीरे जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, वो धीरे धीरे अपर वर्ग में आ जाते हैं, और जो मजदूर रहते हैं वो मजदूर के मजदूर ही और नीचे आ जाते हैं। तो क्लास डिवाइड हो जाता है, अपर और लोअर। मध्यम वर्ग धीरे धीरे अस्तित्व से, बहुत किसी भी देश में पूंजीवाद अगर कई 100 साल तक है या 50-100 साल तक है, तो वहां धीरे धीरे समाज दो ही वर्ग बचते हैं, या तो अपर या तो फिर लोअर। मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। जी सर। और वो पूंजीवाद का परिणाम है। पूंजीवाद में जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां दो ही पार्टी हैं, कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी, मतलब मजदूरों की पार्टी है या फिर धनाढ्यों की पार्टी है। जी सर।
भारत में भारतीय इकोनॉमी को हम पूर्णतः पूंजीवाद या समाजवाद के कंटेक्स्ट में नहीं देख सकते, क्योंकि इंडिया में जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी 60% अराउंड पॉपुलेशन वो जो मिडिल क्लास या 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास की ही है। और साथ ही जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें उद्योग ही नहीं, कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल है, एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, तो बहुत सारे सेक्टर हैं। इसलिए जो पूंजीवाद का या औद्योगिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर का असर है वो आपको दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बंगलोर यहीं दिखाई देगा। रूरल एरियाज में अभी उतना नहीं दिखाई देता है। सर बवाना भी? हाँ, बवाना भी वो दिल्ली में ही आ जाता है, एनसीआर में ही, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात नहीं करेंगे, डोंट आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं, जैसे ही आप लोग ज्यादा बात करेंगे वैसे क्लास 1 में हो जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे एक सेंटेंस अभी मैसेज करना है, बोलना है, तुरंत जो है 1 में क्लास हो जाएगी, इसलिए केवल क्वेश्चन मुझसे करें, आंसर मुझसे लें और बात मुझसे करें, आपस में नहीं अभी। तो पूंजीवादी विकास मॉडल और समाजवादी विकास की प्रक्रिया, भारत अब आते हैं इसमें। भारत में जो विकास की प्रक्रिया या विकास डेवलपमेंट प्रोसेस अपनाया गया, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में एक बहुत बड़ी विरासत है, जिसको औपनिवेशिक विरासत या औपनिवेशिक विकास के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं, कॉलोनियल लीगेसी के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, और औपनिवेशिक विरासत के कंटेक्स्ट में हम क्या क्या बातें हमें एक तरीके से विरासत में मिली हैं, लीगेसी में मिली हैं, जो औपनिवेशिक विकास का परिणाम रही हैं। उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि आपकी जो अर्थव्यवस्था आपको मिली 1947 में, जो अंग्रेजों ने हमें हैंड ओवर किया, कैसी अर्थव्यवस्था थी? पूर्णतः शोषित, एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी थी, प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, बहुत लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया जा रहा था। तो भारत सरकार को एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक पोजीशन मिली जो प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेड थी, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का शिकार थी। मतलब अंग्रेजों ने, आपको पता ही होगा, आप हिस्ट्री में और मूवी में देखते होंगे कि वो पूरा सिर्फ जहाज भर भर के जो है यहाँ से पैसे से लेकर के सारे डायमंड्स और गोल्ड सिल्वर सब ले जा रहे थे। मतलब पूर्णतः जितना शोषण हो सकता था। तो हमें हमारे देश को स्वतंत्रता के समय एक ऐसी इकोनॉमी मिली जो बहुत समय से शोषित थी, एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी थी। जाते समय उन्होंने मैक्सिमम पूंजी यहाँ से ले गए, तो पूंजी का भी अभाव था। सरकार तो कदम तब उठाती जब सरकार के पास पूंजी होती। आप कई मूवीज में देखते होंगे कि, या जिस हिस्टोरिकल मूवीज हैं उसमें राजा के पास पैसे ही नहीं है, पूंजी का अभाव हो गया। इवन महाभारत भी आप देखेंगे, क्षेत्र उस समय क्षेत्र के लिए लड़ाई मतलब पूंजी के लिए लड़ाई थी, सारा टैक्स कलेक्शन वहीं से होता था। तो 1 गांव 2 गांव 3 ग्राम लेने का मतलब ये था कि उस ग्राम से जो उत्पादन होगा उस राज्य को जाएगा। और भारत स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने जितना शोषण था उसके समय क्या था? लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा पॉइंट हमें औपनिवेशिक विरासत के रूप में क्या मिला? पूंजी का अभाव दिखाई दिया, लैक ऑफ कैपिटल था। जो इंडस्ट्री, तीसरा पॉइंट है औद्योगिक आधार का अभाव, एब्सेंस ऑफ द थिक इंडस्ट्रियल बेस। इसका मतलब है कि अंग्रेजों ने कुछ डेवलपमेंट किया, जैसे रेलों का विकास किया, लेकिन रेल, आपको पता ही है कि रेल का विकास अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए नहीं किया, वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और सैनिक, कहीं विद्रोह हो तो सैनिकों को सही टाइम पे पहुंचाने के लिए किया। और जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ, वो उसी इंडस्ट्री में फोकस किए जिस इंडस्ट्री से अंग्रेजों को लाभ हो, उस इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किए जिससे भारत को लाभ हो। आप जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी को, ब्रिटिश समय के इकोनॉमी को अगर हम आप देखेंगे तो पहले वो केवल आयात निर्यात करते थे, फिर यहाँ से कच्चा माल ले जाकर के वहां उत्पादन करते थे। इसने ऑन किया अपना माइक। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास 1 वे हो जाएगी अगर ऐसे ही करेंगे आप लोग। निखिल,
तो औपनिवेशिक विरासत के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक आधार का अभाव था, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तकनीकी पिछड़ापन भी था, अंग्रेजों ने अपने अनुसार कोई टेक्निकल ग्रोथ नहीं हुआ, टेक्निकल बैकवर्डनेस था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, लो पर कैपिटल इनकम था, प्रति व्यक्ति आय कम थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका रही है वो केवल एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ही रही है। तो स्वतंत्रता के समय जिस प्रकार हम आर्थिक नियोजन या आर्थिक विकास की मॉडल को फॉलो करने का जो बैकग्राउंड है, जो परिस्थिति थी, वो इस प्रकार की थी कि हम एक शोषित अर्थव्यवस्था थे, पूंजी नहीं थी, जर्जर और रुग्ण अर्थव्यवस्था हो चुकी थी, औद्योगिक आधार नहीं था, तकनीकी पिछड़ापन था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, निम्न प्रति व्यक्ति आय था। ऐसी दशा में जिस सरकार को कमान मिलेगी या जो देश स्वतंत्र होगा वो कैसे और किस मॉडल को अपनाएगा जिससे देश का विकास हो, राष्ट्र का निर्माण हो और सभी का समान विकास हो। जिस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, जिस देश में इस प्रकार की विविधता हो, विविधता मतलब सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, क्लास डाइवर्सिटी है, इतनी प्रकार की विविधताओं में कौन से मॉडल को फॉलो किया जाए जिससे सभी वर्ग को लाभ हो, सभी सेक्शंस को लाभ हो, सभी एरिया को लाभ हो। इसी कंटेक्स्ट में हम जो भारत सरकार ने जिस नीति, इसलिए दूसरी जो नेक्स्ट हेडिंग है चैप्टर में, स्वतंत्रता के समय हमारी पोजीशन क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, स्पेशली आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति, उस कंटेक्स्ट को भी हमें देखना होगा। जैसे आंतरिक स्थिति थी कि भारत का विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देसी रियासत जो है स्वतंत्र होने की घोषणा, अपने आप को अलग होने का प्रयास कर रहे थे, भूखमरी थी, अकाल था और ऐसी स्थिति थी। बाह्य स्थिति थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था, दुनिया दो भागों में बट चुकी थी, दोनों गुट आपस में भारत को सम्मिलित करना चाह रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में भारत के समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो पूंजीवादी, ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ IR का इशू है, भारत यदि पूंजीवादी मॉडल को अपनाता तो ये मैसेज जाता कि भारत अमेरिका के साथ जा रहा है, भारत यदि समाजवादी मॉडल को अपनाता तो ये मैसेज जाता कि भारत सोवियत संघ के साथ जा रहा है। ये भी बात थी, ये भी इशू था उस समय। जो भी इकोनॉमिक मॉडल को भारत फॉलो करता, उस समय की जो बाह्य अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य था वो ये भी था कि भारत समाजवाद को अपनाता तो सोवियत संघ के साथ हो जाता, पूंजीवाद को अपनाता तो अमेरिका के साथ हो जाता। आप IR में पढ़ेंगे कि कैसे भारत ने कूटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, उसका रिफ्लेक्शन इकोनॉमी पॉलिसी में भी होती है। दोनों के बियॉन्ड भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। तो स्वतंत्रता के समय जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, आंतरिक स्थिति थी, अत्यंत खराब थी, जर्जर थी, एक्सप्लॉइटेड थी, युद्ध और बंटवारे का समय था। बाह्य स्थिति थी, दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, पूंजीवादी समाजवादी दोनों अपने मॉडल को बेहतर बता रहे थे, 9 स्वतंत्र देशों का उदय हो रहा था, 9 उपनिवेशवाद की शुरुआत हो चुकी थी। और ऐसे कंटेक्स्ट में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के साथ साथ भारत ने जिस आर्थिक विकास के मॉडल को अपनाया, जिसको आप प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था। उस नियोजित अर्थव्यवस्था या उस इकोनॉमी मॉडल का क्या उद्देश्य था, क्या होती है नियोजित अर्थव्यवस्था और क्या चुनौतियां थी और क्यों इस मॉडल को अपनाया गया, क्यों पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया और आज क्यों पंचवर्षीय योजना को खत्म करते हुए, योजना आयोग को खत्म करते हुए नीति आयोग को अपना लिया गया। इन सारी बातों की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। लास्ट 5 मिनट आपकी जो क्वेरी हो अभी तक जो मैंने बताया या इस पेपर से आप पूछ सकते हैं। Sir, please send the link of this group. जी Please send the link of this group in the inbox area. सर लिंक या नाम क्या कह रही हैं आप? आपकी आवाज नहीं क्लियर है। सर यस नामदेव सर जी सर, मैं ये बोल रहा था कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की जो किताब है 12वीं क्लास की, हाँ सर उससे उससे एक चैप्टर दिया गया है
जी सर, उससे सर जो थर्ड चैप्टर है उसमें प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक चैप्टर है और वो चैप्टर वो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन सर वो अब उतना नहीं दिया गया है कि आप आंसर लिखें बीए का, ग्रेजुएशन का। नहीं सर, आपने बुक का नाम सर क्या बताया था? डॉक्टर भवानी सिंह? नहीं 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 नहीं, देखिए एक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मींस आजादी के बाद का भारत, ये बिपिन चंद्रा की किताब है, उसमें 3 चैप्टर आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग के। जी सर, सर हैं उस, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दूसरा एक ठीक है किताब, मतलब पूरे सिलेबस पे लिखी हुई किताब है डॉक्टर अभय प्रसाद सिंह की। अगर आप एज ए बुक केवल एग्जाम के पॉइंट आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेरी? सर आई हैव अ डाउट। यस शिवानी। सर अगर आपने बताया जैसे कि इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ना उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया ना उन्होंने समाजवाद को, तो इसका एक मेजर इसका एक कॉजेज इसका ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया में लिटरेसी रेट कम था, इसलिए भी उन्होंने ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मैंने अभी आपको जो सारी कॉलोनियल लिगेसी मैंने बताया, जो औपनिवेशिक विरासत थी, उसमें मैंने अशिक्षा, गरीबी, इन सब बातों की भी चर्चा की जी, वो उसी कंटेक्स्ट में था शिवानी, कि ठीक है हमने सर। क्यों इस मॉडल को फॉलो नहीं किया, क्यों पूंजीवाद को नहीं फॉलो किया, क्यों समाजवाद को नहीं फॉलो किया। उन समाजवाद को तो इसलिए नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज कम था तो सब कुछ सरकार करे, ऐसा संभव नहीं है। और हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है, इतनी विविधता है उसमें, हम पूंजीवाद को अपनाते तो गरीब और मजदूर और अशिक्षित इन लोगों का जो संविधान का लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो सर अगर हम जैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो हम अगर अपने इंडिया बेस पे देखें तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अगर हम आईआर लेवल पे देखें तो ये सोवियत संघ और अमेरिका का उस समय जो प्रेशराइजेशन था उसको भी तो हम लिख सकते हैं ना क्वेश्चन में डीपली करके। अमेरिका और सोवियत संघ का जो आईआर के कंटेक्स्ट में है, आईआर में मैंने आपको अभी एक टर्म बताया, गुट निरपेक्षता। जी, भारत ने दोनों गुट में शामिल नहीं हुआ। और देखिए सॉरी, अमेरिका पूर्णतः पूंजीवाद को अपनाया, सोवियत संघ ने समाजवाद को अपनाया। जिस प्रकार की विविधता भारत में दिखाई देती है, जिस प्रकार की डाइवर्सिटी इंडिया में है, उस प्रकार की डाइवर्सिटी यूएसए और सोवियत यूनियन या सोवियत संघ में नहीं थी, रसिया में नहीं है। ठीक है, तो वो अगर किसी मॉडल को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि वहां के 5% 10% लोगों को उसका लाभ न हो, लेकिन 90% लोगों को उसका लाभ हुआ, या उस देश को अल्टीमेटली उसका लाभ हुआ। भारत जैसे देश में जहां 65-70% पॉपुलेशन और स्वतंत्रता के समय अराउंड 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, और इतनी लिटरेसी रेट बहुत कम था, इतनी गरीबी है, जितने गरीब पूरे अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है उससे ज्यादा संख्या में गरीब भारत में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूंजीवादी मॉडल भारत के लिए कारगर नहीं सिद्ध हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को, और आपको एक और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पढ़े होंगे, टोटल प्रॉपर्टी का टोटल संपत्ति, जो टोटल संपत्ति है उसमें 1% लोगों के पास 71% प्रॉपर्टी है, केवल 1% लोगों के पास 71% प्रॉपर्टी है, बाकी 99% लोगों के पास बाकी की संपत्ति है। वहां पे समझ लीजिए कि कितना अंतर है, या संपत्ति का जो ओनरशिप है वो किन लोगों के हाथ में है। इसीलिए सरकार इस पेपर में, इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में बताया, लैंड रिफॉर्म क्यों किया, जिसके पास जमीन ज्यादा है उसको लेकर के गरीबों को दिया जाए। टैक्स इतना ज्यादा क्यों सरकार लेती है, टैक्स लेके गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम चलाया जाए, कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसीलिए की जाती है कि समाज में समानता हो, और समाज में यदि समानता नहीं होगी तो फिर क्रांति होगी। इसीलिए इस चैप्टर में आंदोलन भी दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। 1 by 1 हम जब चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार पूरी पीपीटी, क्या एक बार पूरी पीपीटी दिखा दीजिए, आज की लास्ट 2 डे में देखिए। आपकी आवाज बहुत स्लो है, आप प्लीज थोड़ा लाउडली बोलें या फिर मैसेज करें। बार पूरी पीपीटी दिखा दीजिए। पीपीटी में दिखा दूं? जी।
पीपीटी तो आज तक जो मैंने पढ़ाया वो तो मैंने सो ही कर दिया, इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो आप देखते जाइएगा। सर मेरी आज की क्लास छूट गई इसलिए पूरी स्लाइड दिखा दीजिए। अभी पूरी स्लाइड रेडी नहीं, आज के ही स्लाइड रेडी थी, जैसे क्लास होगी वैसे स्लाइड रेडी होती जाएगी तो आपको दिखती जाएगी। सर आज मैं कह रही हूँ सर नेक्स्ट क्लास कब है? आप टाइम टेबल आपके वेबसाइट पे दिया गया है, आप देख लीजिए, शायद 22 को है। सर मुझे एक डाउट है, मुझे ये क्लियर करना है कि सर जो पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया हमने अपनाई थी उसका में जो हमने प्रीवी पर्स अपनाया था वो भी इसीलिए अपनाया था? यानी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की प्रक्रिया को अपनाई थी। हाँ जी सर, हमने जब पूंजीवादी को इग्नोर पूरी तरह इग्नोर नहीं करा पर हमने प्रीवी पर्स को अपनाया था, तो इसीलिए अपनाया था जिससे कि हम जो है हमारी जो भारत सरकार है वो मिक्स इकोनॉमी पे फोकस कर सके। शिवानी, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है, आप दोबारा बोलेंगी या किसने? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक पे भारत सरकार ने फोकस करने के लिए प्रीवी पर्स को भी अपनाया था, इसीलिए नियोजित विकास के टाइम पर। अच्छा, प्रीवी पर्स की बात कर रही है, मुझे थोड़ा आपकी आवाज नहीं आई। प्रीवी पर्स का एक अलग कंटेक्स्ट है और प्रीवी पर्स का मतलब जानती हैं क्या था? जी सर। राजाओं का जो पॉकेट मनी था जी सर, वो भारत सरकार देती थी और वो जब दिल्ली में आते थे उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती थी। वो इसलिए वो रॉयल्टी हाँ, रॉयल्टी कह सकते हो या उनका पॉकेट मनी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। तो प्रीवी पर्स देने का कंटेक्स्ट अलग था और भारत में जब समाजवादी राज्यवाद में अपने आप को घोषित कर दिया, प्रेम्बल में ऐड कर दिया गया, और इससे पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था। तो संविधान, ये बहुत सारे इशू इससे इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि हम संविधान में नहीं जा रहे हैं, आपकी क्लास लिमिटेड है, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई। प्रीवी पर्स की जहां तक बात है, सारे लोग सुन लें। जब देसी रियासत राजा महाराजा भारत में जब उन्हें शामिल किया जा रहा था तो उस समय उनके पास ये भी ऑप्शन था कि वो स्वतंत्र रह लें या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। उस समय भारत सरकार ने उन्हें सांत्वना दिया कि आप राजा बने रहेंगे, आपका खर्चा हम देंगे, आप भारत में शामिल हो जाइए। तो उस समय हमारी मजबूरी थी कि उनका प्रीवी पर्स उनका खर्च सरकार उठाए और उन्हें तोपों की सलामी दी जाए, जिससे उनके अंदर एक फीलिंग हो कि हम राजा हैं, नहीं तो तभी विद्रोह कर देते। बाद में जैसे ही लगा कि ये संविधान और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार ठीक नहीं है तो सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया। तो वो परिस्थिति अलग थी, उसको इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में मत जोड़िए। अच्छा सर एक लास्ट क्वेरी थी सर, इंस्टेड ऑफ बिपिन चंद्रा एंड दैट अभय प्रताप सिंह बुक। देखिए पूरा सिलेबस तो इसमें है, अभय प्रसाद सिंह, ऐसा नहीं कि बहुत सबसे सुपीरियर बुक है, लेकिन कोई बुक मार्केट में है नहीं सिलेबस पे, तो एक बुक ही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। बिपिन चंद्रा की किताब कॉन्सेप्चुअली 3-4 चैप्टर के लिए, जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, नियोजित अर्थव्यवस्था हो गई, ऐसे 3-4 चैप्टर उसमें अच्छे से दिया गया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सर बिपिन चंद्रा की किताब है, उसकी जगह कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो जैसे यूपीएससी के, तो वो सफिशिएंट रहेंगे? यूपीएससी के नोट्स जो अलग होते हैं, नाम दिए, उसका कंटेक्स्ट अलग होता है, उसमें बहुत सारे, उतना डेप्थ में आपको बीए का आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़ना, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, और उसमें बहुत सारे इश्यूज अलग अलग डिस्कस किए जाते हैं यूपीएससी के क्लासेज या नोट्स में। यहाँ आपको फोकस रखना है सीधा इंडियन इकोनॉमी या डेवलपमेंट मॉडल पे, नियोजित अर्थव्यवस्था क्या थी, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुए, क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, आपको अनुमान लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर योजना आयोग हटाकर नीति आयोग क्यों अपनाया गया? ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी तब तक आप सोचते रहिए कि क्यों अपनाया गया, आप सोचिए तब तक। सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड जो अभय प्रसाद सिंह की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा ये यूपीएससी ये जो आप ठीक है, पढ़ने के लिए क्लास आप लीजिए जो बताया जाएगा, और अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रीडिंग पैकेज भी देती है, हर चैप्टर पे 2-2, 3-3 आर्टिकल हैं, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जो है डी स्कूल में फोटोकॉपी की शॉप है, वहाँ पूरे इस पेपर की रीडिंग पैकेज है, वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, कंटेंट बहुत है, गूगल पे भी हैं, लेकिन कोई बुक उस तरह सिलेबस पे लिखी हुई केवल एक किताब है और कुछ चैप्टर बिपिन चंद्रा में है।
जी सर, ओके सर। सर thank मेरी you क्लास छूट गई and तो see you next आपने time. आज जिस भी पढ़ाया है इसके स्क्रीनशॉट लेने मुझे आप दिखा देंगे प्लीज।